Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry classes. So guys, if you remember, मैंने इससे पहले 4 लेक्चर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बना दिए हैं और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आई हैव कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है। और मेन वही है आपके, अगर आप नेट और गेट के एग्जामिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट आपका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। लेकिन कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन का आप समझते ही है, एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को कभी भी रख दे, तो कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं कर सकते। तो इसी में मैं आज वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहूँगा। बहुत डिटेल में क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में इसके नहीं जाना है, सिर्फ कुछ बातें इसके बारे में समझनी है आपने, उसको जानिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप ये मान के चलिए जो भी आपके रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल था वही आपके वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी लगेगा। भाई मॉलिक्यूल्स का रमन एक्टिव होने के लिए एलिजिबिलिटी तो वही रहेगी कि पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए, वहाँ रोटेशन के दौरान था या वाइब्रेशन के दौरान होना चाहिए। और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि वाइब्रेशन आपका होते हैं जब, तो वाइब्रेशन से भी आपका चेंज होता है पोलराइजेबिलिटी में। रोटेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो बस इतना याद रखेंगे, प्रिंसिपल तो वही है। तो बात आती है कि फिर डिफरेंस कहाँ पर आएगा, तो सिलेक्शन रूल्स में यहाँ पे ज़रूर फ़र्क आ सकता है। तो अगर आप सिलेक्शन रूल इसका देखेंगे, तो अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पता है, आपने इसके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले पढ़ी है, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही होता है जो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ के आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए, हालांकि मैंने बनाया नहीं है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, अभी कोई लेक्चर सीरीज़ नहीं बनाई है, बट रिसेंटली उसको भी कभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ आपको मालूम है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल जरूर, एनर्जी जो आपका सिलेक्शन रूल्स होते हैं एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए रमन स्कैटरिंग में, ये आपके आईआर की तरह रहेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, दैट इज़ डेल्टा वी इज़ द चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो इसके हिसाब से या तो ये +-1 होना चाहिए, ओके, दैट मीन डेल्टा वी +1 और डेल्टा वी -1, ठीक है। और डेल्टा वी अगर +1 आपका होता है तो स्टोक्स लाइंस की बात होती है। तो अगर यहाँ से सिंपली मैं आपसे ऐसा कह दूँ इसको, अगर आप प्लस वाले पार्ट को लेते हैं, डेल्टा वी +1 आपका लेते हैं, तो इट्स सिंपली फॉर योर स्टोक्स लाइंस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। स्टोक्स हम इसको लिख देते हैं, स्टोक्स लाइंस के लिए ये लगेगा आपका। और ऐसे ही अगर आप माइनस वाले को ले लेते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू -1, सो दैट वुड बी फॉर योर एंटी स्टोक्स लाइंस। तो ये किसके लिए होगा भाई, एंटी स्टोक्स के लिए होगा, इतना ज़रूर याद रखेंगे। ओके, और डेल्टा वी +-1 के अलावा देखिए, ये तो फंडामेंटल बैंड की बात है आपकी, ठीक है। डेल्टा वी +-1 इसकी हम बात करेंगे, ये आपके फंडामेंटल बैंड है। और इसके अलावा देखिए ट्रांजिशन और भी हो सकते हैं, जैसे +-1 मैंने आपको बताया, कुड बी और +-2 ऑल्सो। ओके, इट कुड बी +-2, ये भी हो सकता है, या +-3 भी हो सकता है। अब लेकिन आपको मालूम है कि जो आपके +-2 और +-3 हैं, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, क्योंकि ये आपके अलग तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं। क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, फॉर एग्जांपल डेल्टा वी इक्वल्स टू +-1 के लिए तो हाई इंटेंसिटी ट्रांजिशंस होते हैं, इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई इंटेंसिटी के हैं तो इनको ऑब्जर्व करना आसान होता है, तो इन्हीं में हम इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी के ये जो बाद वाले हैं दोनों की दोनों, ये वीक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है इनकी, वीक इंटेंसिटी। अगर वीक इंटेंसिटी है तो भाई इसके चक्कर में क्यों पढ़ना है, फिर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि +-3, +-2, +-3, +-4 इसके लिए इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आपने सिर्फ कंसीडर क्या करना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू +-1, ठीक है। अब चाहे मॉलिक्यूल आपका होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियर हो, भाई दोनों ही रमन स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कई चीज़ें होती है, उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको पता है तो वहाँ पे आपके फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा ओवरटोन्स भी होते हैं और हॉट बैंड्स भी बनते हैं। तो रमन लाइन के केस में भी ओवरटोन्स और हॉट बैंड्स बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है, तो हॉट बैंड्स और आपके जो ओवरटोन्स हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ जो आपके
अच्छे फंडामेंटल बैंड्स हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हार्मोनिक वाइब्रेशंस जिनकी, जो बेसिकली फंडामेंटल वाइब्रेशंस, फंडामेंटल बैंड्स जो बनते हैं आपके, या फंडामेंटल लाइंस जो आपकी आती हैं, वो हार्मोनिक वाइब्रेशंस की वजह से आती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक वाइब्रेशंस में आपके स्टोक्स और एंटी स्टोक्स को हम कंसिडर करेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि सिर्फ फंडामेंटल वाइब्रेशन ही ऑब्जर्व करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अगर आप किसी भी वाइब्रेशनल मोड के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल बैंड्स के लिए आप देखें कोई वाइब्रेशनल मोड चल रहा है, एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दो तरीके के इसमें आपको एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। तो आपकी बुक्स में जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, एक तो देखिए, जब एन हार्मोनिसिटी को आप इग्नोर कर देते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ आपको, तो इसको ई वी लिख देते हैं, ठीक है, दैट ई वी इक्वल्स टू वी प्लस हाफ, ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है आपका, ओके, एच एंड न्यू ई, ठीक है। तो न्यू ई जो है आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है आपकी? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। ये तब की बात है जब हमने एन हार्मोनिसिटी को नेग्लेक्ट किया है हमने, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग एन हार्मोनिसिटी, एन हार्मोनिसिटी। लेकिन अगर आप एन हार्मोनिसिटी को नेग्लेक्ट नहीं करके इंक्लूड भी करना, बिकॉज कई कंडीशंस में देखिए सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो की जा सकती है इग्नोर, लेकिन कई बार नहीं भी की जा सकती है। क्वेश्चन आपको तब भी जाता है जब एन हार्मोनिसिटी की वैल्यू आपको दे दी जाए, तब आपका क्या एक्सप्रेशन बन जाता है, उस केस में भी आप इसको देख सकते हैं। तब आपकी ये जो एनर्जी होगी दैट इज ई वी। याद रखेंगे कि ये जो ई वी आपकी है बेसिकली ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो चाहे ऊपर की बात करें आप, वेव नंबर है, ठीक है, ये उसको ध्यान में रखेंगे। तो दैट इन दैट केस you will have this expression v plus half, okay, nu bar e, so it should be bar actually, इसमें भी बार होना चाहिए ऊपर वाले में, जो मैंने मिस कर दिया। देन इसके बाद आपका आएगा माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, न्यू ई बार काय ई। ये काय ई आपकी बेसिकली क्या है? एन हार्मोनिसिटी है, एन हार्मोनिसिटी। बस यही ध्यान रखना है आपने, और तो कुछ भी नहीं है। तो यही आपका सिंपल बात आती है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और, कभी हो सकता है कि 1 मार्कर में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपका वाइब्रेशन हो रहा है आपका 0 वाइब्रेशनल लेवल से, राइट, और फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पे V0 से V1 में अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है, तो इससे आपको फंडामेंटल बैंड्स मिलते हैं। फंडामेंटल बैंड्स और फंडामेंटल लाइंस, कुछ भी कहें, लाइंस तो खैर होती नहीं, जनरली बैंड्स इसमें होते हैं आपके। तो ये आपके फंडामेंटल्स हैं और यही ऑब्जर्व किए जाते हैं, इनमें ही हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल बैंड्स की एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई एफ, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर द फंडामेंटल, and that would be equals to nu bar e, wave number or vibrational frequency you can see for in the equilibrium position, 1 minus 2 of chi e। तो ये फॉर्मूले आपने याद जरूर करने पड़ेंगे। कहाँ से आए हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपने अभी इंटरेस्ट मत लीजिए, आईआर में अगर समय मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई अगर न्यू जीरो से डायरेक्ट ट्रांजिशन V0 से V2 में हो जाएगा आपका, तो इस केस में ओवरटोन्स बनेंगे आपके, ओवरटोन्स बैंड्स और ओवरटोन्स, जो भी कहें आप इसको। तो इनके लिए एनर्जी निकालनी है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा ई ओ, वेयर ओ स्टैंड्स फॉर द ओवरटोन्स। और इसके लिए आपका लिख लेंगे 2 न्यू बार ई। आपको पता है क्योंकि ट्रांजिशन जो है 0 से 2 में हो रहा है, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन से डबल इसकी एनर्जी होती है, दैट्स वाई 2 इज हेयर। और एक्सप्रेशन फिर अंदर और चेंज हो जाता है, एन हार्मोनिसिटी को भी जब इंक्लूड आप करते हैं, काय ई, ठीक है भाई, सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन इसको हमने ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं लेना है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी ही नहीं।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक ट्रांजिशन V1 से V2 भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर V1 से V2 होगा तो ये हॉट बैंड्स बनाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है आपके गेट के एग्जामिनेशन में। या आपके इसको आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, आपसे IIT जैम में भी IR ज़्यादा पूछते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं डेल्टा E HB, where HB stands for the hot bands, that would be equals to nu bar E 1 minus 4 chi E, और ये भी आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है। लेकिन फिर रमन में हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे तो जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ें आपने समझनी है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखते हैं इसमें क्या हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ, रमन लाइंस की अगर आप बात करें, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, basically they are the Raman lines, okay, for fundamental vibrations, fundamental vibrations। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रमन शिफ्ट की हम अगर बात करें आप, तो न्यू बार रमन लिख देते हैं इसको। तो रमन में आपके दोनों आ गए, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, ओके। अगर आप इसको न्यू बार एक्साइटेशन सोर्स की, वेव नंबर सोर्स की एनर्जी से बात करेंगे, ठीक है। और प्लस अगर आप इसको ले लेंगे, अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो दिस प्लस एक्चुअली सिंपली मीन्स हियर, दैट प्लस सिंपली मीन्स हियर स्टोक्स, ओके, एंड your sorry, anti stokes, this plus means anti stokes, and if you put minus here, this is for stokes actually, and then you will write this nu E, न्यू बार E। तो इसको क्लियर करना जरूरी है, तो क्लियर चलिए नीचे करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं फॉर स्टोक्स लाइंस। तो स्टोक्स लाइंस के केस में जो चेंज होगा वो +1 का होगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, ओके। और यहाँ से फिर जो एनर्जी आप दे देंगे न्यू बार फॉर स्टोक्स लाइंस, एस स्टैंड्स फॉर द स्टोक्स, so that would be equals to nu bar source, that is excitation, and this energy, this is how you can calculate the energy. Now for anti stokes lines, that change in the vibration energy level would be -1, okay, and when it would be -1, तो इसकी जो एनर्जी दी जाएगी एंटी स्टोक्स के लिए न्यू बार A, that would be equals to न्यू बार एक्साइटेशन, that is energy of the source, प्लस न्यू बार, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्लस क्यों आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि एंटी स्टोक्स की जो आपका एंटी स्टोक्स के केस में ज़्यादा एनर्जी स्कैटर्ड होती है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी, तो स्कैटर्ड लाइट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। स्टोक्स के केस में ये एनर्जी आपकी कम होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये सब मैं फंडामेंटल्स पहले आपको बता चुका हूँ। तो इतना अगर आप वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद रखते हैं तो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम को कवर करने के लिए, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है और, अच्छा ठीक है, यहाँ से देखिए स्पेक्ट्रम को समझना भी सीख लीजिए कि कैसे स्पेक्ट्रम समझते हैं। तो ये आपका जनरली एक रमन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं किया है कि ये किस कंपाउंड का रमन स्पेक्ट्रम है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेंटर में आपका लेज़र लाइट है यहाँ पर, जिसे लेज़र लिखा हुआ है। तो ये आपकी सोर्स की इंटेंसिटी है, ठीक है, जिसको ये आपका लिखा है 15,803, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको नैनोमीटर में, ठीक है, वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देंगे इसको वेव नंबर के अलावा, तो ये 632.8 नैनोमीटर आपका आ जाएगा। तो बेसिकली ये है आपकी रेले लाइन्स, ये क्या है आपकी रेले लाइन्स, ठीक है। और आपको पता है इधर की तरफ को आपको जो है एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इधर की तरफ को, वेव नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके रमन लाइन्स हैं, एंटी स्टोक्स, ओके। और ठीक ऐसे ही इधर की तरफ को आपके ये स्टोक्स लाइन्स हैं। स्टोक्स के केस में आपका वेव नंबर कम होता है। तो आप अगर इन दोनों को मैच करेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट को और राइट हैंड पार्ट को, तो ये एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस आपको मिलेगा
वो डिफरेंस मिलेगा इनकी इंटेंसिटी में। स्टोक्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैं पहले अपने फंडामेंटल्स में बता चुका हूँ, ठीक है। एंटी स्टोक्स की जो आपकी इंटेंसिटी है वो कम होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा मेजर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको जो स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें राइट हैंड साइड वाला, इसको जनरली दिखाते ही नहीं है, तो सिर्फ यही पार्ट डील करते हैं। तो आपने इमेजिन करना पड़ेगा कि रेले लाइन की इंटेंसिटी अगर स्टोक्स की इधर दे रखी है, तो इससे काफ़ी कम इंटेंसिटी वाली राइट हैंड साइड में एंटी स्टोक्स की आएंगी। सिर्फ इतना आपने समझना है, ठीक है। और खास बात यह है कि जो स्टोक्स लाइंस हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती है, टेम्परेचर पे वेरी नहीं करती है टेम्परेचर के हिसाब से, जबकि एंटी स्टोक्स में जो है टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करती हैं। तो इसको भी हम कभी देखेंगे, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ से हम इसको जरूर देखेंगे। और ये फॉर्मूले मैंने अभी आपको पीछे बता दिए हैं स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के केस में। बस इस तरीके से आपने इसको समझना है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें एक आध और चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, इस कंपाउंड को देखिए, ये आपको दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो फिलहाल इस मॉलिक्यूल से पहले, इस मॉलिक्यूल को, इसको स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप देखिए कि इसमें दिखाया क्या गया है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये ऊपर एब्जॉर्प्शन सारे के सारे ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में IR स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये तो है आपका IR स्पेक्ट्रम, और नीचे जो आपकी ये बैंड्स दिखा रखे हैं ये आपका है रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कंपाउंड आपका ये है, ये बेसिकली एक एस्टर है, ओलिक एसिड का एस्टर है, कार्बन आप काउंट कर सकते हैं, बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है आपका, और ये वाला भी हाइड्रोजन है। तो क्यों हमने ये दो स्पेक्ट्रम एक साथ रखे हुए हैं, यहां पे आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर रमन स्पेक्ट्रम और IR स्पेक्ट्रम कॉमन करिए किसी मॉलिक्यूल का, और कोई भी लाइन अगर उसमें कॉमन मिल जाएगी, तो आपका मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके का सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको एक ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक सिग्नल आपको मिल रहा है 1600 समथिंग के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं यहाँ पे दे रखी है, और ये रमन में मिल रहा है आपको, लेकिन इसको ऊपर मैच करें तो 1600 समथिंग के आसपास ये IR में भी मिल रहा है। तो कॉमन हो गया, ये कार्बोनिल की स्ट्रेच आपकी है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, दिस कार्बोनिल इज देयर, तो ये कार्बोनिल स्ट्रेच कॉमन दोनों में आ रहा है। ठीक उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखें 1600 समथिंग के आसपास, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपकी इस डबल बॉन्ड की स्ट्रेच है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड स्ट्रेच देखिए यहाँ पर आपका इसमें IR में भी मिल रही है, बहुत वीक है, तो ये कॉमन आ रहे हैं। और जहाँ पर भी IR और रमन स्पेक्ट्रम में कोइंसिडेंट करते हुए लाइंस नज़र आती हैं, तो ये इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के पास I नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसका चेंज करके आप ये वाला कंपाउंड देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, से मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। सो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको सीधे पता है, यहाँ से मूव करिए, यहाँ से मूव करिए और दूसरी तरफ मूव करिए तो हाइड्रोजन एनकाउंटर हो रहा है, फिर ऐसे ट्रेवल करिए सेंटर से होते हुए इधर चलिए तो फिर हाइड्रोजन एनकाउंटर हो रहा, तो इसके पास तो I है। तो इसका अगर रमन और IR देखेंगे तो ऐसी मैच करती हुई लाइन नज़र नहीं आएंगी। तो ऐसे ही मैचिंग करते हैं आपके IR और रमन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से इसमें सफिशिएंट रहेगा। और हाँ, ये तो वही है जो मैंने इससे पहले आपको बताया, बेसिकली ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल के लिए यहाँ से अगर आप देखें, ये बीच में रेले लाइन दिखा रखी है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और ये सारी की सारी स्टोक्स लाइंस है हायर इंटेंसिटी की, और ये एंटी स्टोक्स लाइंस हैं, ठीक है, उसी वेव नंबर पे बट नेगेटिव साइड पे इधर की तरफ को आपके आने लगेंगे, तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसी को अगर आप चेंज करके इधर की तरफ लाना चाहें, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ जो है इस तरीके से रमन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो इतना भी अगर आप वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जानते हैं, फॉर्मूलेज याद रखते हैं, तो इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो है रोटेशनल वाइब्रेशनल, रो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, चलिए, थैंक यू।